बच्चे पूछ रहे हैं सर सीईटी के बारे में बताओ, तो देखो भैया सीईटी के बारे में मैं दोबारा से बोल देता हूँ आपको, ठीक है, कि सीईटी होगा तो क्या होगा, किसका फायदा होगा, किसका नुकसान, एक एक पॉइंट यहाँ पर दोबारा से मेरी बात को सुनो कि अगर सीईटी आ जाता है, फायदा किसका है, नुकसान किसका है, ये सारी बातें, किसका पेपर होगा, किसका नौकरी होगा, किसका नहीं होगा, एसएससी वालों का फायदा है, रेलवे वालों का फायदा है, बैंकिंग वालों का फायदा है। समझो, जैसे मानो कि मैंने आज भी एक डिस्कशन किया अपने गुरुकुल में, वहीं पर बच्चों को बताया कि अगर मानो इस कमरे में 100 लोग बैठे हैं, ठीक है, जहां पर 50 लोग जो हैं वो एक ग्रुप के हैं, मानो एसएससी के हैं, ठीक है, या एग्जाम्पल मान लो 50 लोग रेलवे के हैं, ठीक है, उसके बाद मानो यहाँ पर जो 40 बच्चे बैठे हुए हैं ना, वो आपके किसके हैं, तो वो आपके एसएससी के हैं, और 10 बच्चे ऐसे हैं जो बैंकिंग के हैं। तो मुझे अगर कोई जनरल फंडामेंटल लेकर चलना है या कुछ ऐसा नियम लेकर आना है, ठीक है, तो मैं किन बातों को ध्यान रखूंगा। मैं यहाँ पर संविधान तो रचने जा नहीं रहा हूँ कि भारत का हर नागरिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे एक ऐसा पैटर्न लेकर आना है जो सभी के लिए एडजस्ट करना बड़ा आसान हो जाए। तो 90% जो आपका सिलेबस बेस्ड रहेगा ना, वो एसएससी और रेलवे के ही पैटर्न पर रहेगा, बैंकिंग के पैटर्न पर नहीं रहेगा। यानी जो स्टूडेंट एसएससी की तैयारी कर रहा है या थोड़ा रेलवे का तैयारी कर रहा है, उसको सीईटी आने के बाद लाभ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो प्रीलिम्स का पेपर होगा वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। जैसे यूपीएससी का प्रीलिम्स देखते हैं, बीपीएससी का प्रीलिम्स देखते हैं, तो इनका प्रीलिम क्या होता है, क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। उसी तरीके से आपका जो सीईटी है उसका भी प्रीलिम्स क्वालिफाइंग इन नेचर है, 3 साल तक के लिए वो वैलिड है। उसके बाद जो स्टूडेंट बैंक के लिए जाएगा, बैंकिंग अपना मेंस लेगा, एसएससी के लिए जाएगा, एसएससी अपना मेंस लेगा, रेलवे के लिए जाएगा, रेलवे अपना मेंस लेगा। और जो ये आपका प्री का रहेगा, इसके आधार पर अलग अलग स्टेट एग्जाम्स को आप दे सकते हो। तो वही बात मैं आपको शुरू से कहने वाला हूँ, शुरू से कह रहा हूँ कि जैसे आईबी आया तो उसकी वैकेंसी अभी से भर दो, ठीक है, वैकेंसी आया तो फॉर्म अभी से भर दो। याद में इसके अलावा आरओ का हो गया, एआरओ का हो गया, और भी छोटे छोटे कई सारे फॉर्म्स आते हैं, उनका फॉर्म साथ साथ भरते रहो ताकि शुरू से एक एक्सपीरियंस रहे। नहीं तो पता चलेगा सीईटी पहली बार आया और सब कुछ आपको नया नया लग रहा है, सारा पेपर आपको नया नया लग रहा है। सीडीएस में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, एडवांस मैथ काफ़ी अच्छा वो पूछते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, थोड़ा सा आप अलग अलग फॉर्म्स को भरते रहिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करते रहिए। और जो बच्चा एसएससी या रेलवे वाला स्टूडेंट है ना, मैं बोलूँगा तुम अपने सिलेबस को रट के घोल के पी जाओ। अगर तुम्हारे मन में इस बात का डर है कि जैसे मानो कि बैंकिंग का पूछ दिया गया तो क्या होगा, तो भैया बैंकिंग पूरा थोड़ी देगा तुमको, 10% 20% चीज़ें बदलेंगी। हो सकता है परम्यूटेशन कम्बिनेशन आ जाए जो यूपीएसआई में पूछा जाता है, हो सकता है सेट थ्योरी आ जाए जो यूपीएसआई में पूछा जाता है, हो सकता है आपको सिंप्लीफिकेशन कर सकता है। अब वो 10% 20% बदलेगा तो जिस स्टूडेंट ने पहले से मेहनत कर रखी है उसका नुकसान नहीं है। समझ गए बात को, उसका नुकसान नहीं है, फिर उसको वो 10% और 20% के ही पीछे भागना पड़ेगा। लेकिन जिसने पहले से नहीं किया उसका कितना नुकसान होगा सोचो। उसका नुकसान ये होगा कि पूरा सिलेबस ही उसको नया लगेगा, उसको हर एक पॉइंट पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मानो मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट है, कल के दिन मुझे पता चलता है कि सीईटी में आने के बाद सिर्फ 2 नए टॉपिक पढ़ने हैं, तो बस मैं 2 ही टॉपिक पर फोकस करूंगा ना, क्योंकि मेरा बाकी तो पूरा कंप्लीट है। लेकिन अगर सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तो मेरे लिए हर टॉपिक नया है, हर सब्जेक्ट नया है, हर कुछ नया है, उस हिसाब से मेरे मेहनत का समय भी लगेगा और उसी हिसाब से मेरा सिलेक्शन भी निर्धारित होगा। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। सीईटी को लेकर बहुत ज़्यादा घबराएं नहीं, आप अपने सिलेबस पे स्टक रहें। खासकर एसएससी और रेलवे के स्टूडेंट, जितना आपने पढ़ा है उसी से ही पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। और इतना भी परेशान ना हो आ गया तो क्या होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब तक बाकी फॉर्म से जोर उस पर डालिए, सीजीएल पे डालिए, सीएचएसएल पे डालिए, पूरा मेहनत करिए। जिस दिन आएगा मुस्कुरा के पेपर देंगे, घबराने वाली बात थोड़ी है। ये तो एक और अच्छी बात है कि जहां तक हमारा जो लिमिटेशन होता था वो सिर्फ और सिर्फ सीजीएल और सीएचएसएल पर रहता था कि हम या तो इसका फॉर्म भरते थे, नहीं तो इसका फॉर्म भरते थे। अब हमारे पास एक ऐसा खुला अखाड़ा है, जैसे कहते हैं ना कि पहले जो है मेरे पास मेरे गली में सिर्फ 2 दुकानें थी, तो मेरे पास ऑप्शन थे या तो मैं इस दुकान से ले सकता हूँ, नहीं तो मैं इस दुकान से ले सकता हूँ, या दोनों से ले सकता हूँ। लेकिन सीईटी आने के बाद ऑप्शंस क्या है कि मेरे पास एक ही जो है फॉर्म भरना है मुझे, और इसके आधार पर मैं कई सारे दुकान से कुछ भी खरीद सकता हूँ। जैसे मैं एक मॉल में घुसा, उस मॉल में ही सब कुछ है, उस मॉल में जूते का भी शोरूम है, उस मॉल में घड़ी का भी शोरूम है, उस मॉल में कपड़े का भी शोरूम है। तो मुझे अलग अलग मार्केट्स पे जाने की जरूरत नहीं है, मुझे सरोजनी या मुझे जो है लाजपत नगर या मुझे तिलक नगर जाने की जरूरत नहीं है। एक पर्टिकुलर जगह पर मुझे सब कुछ मिल रहा है। इसी तरीके से एक बच्चा जो होता है ना, स्टूडेंट होता है,
उसको पता नहीं होता कि इसके अलावा और कौन कौन से फॉर्म है जो हमारे पैटर्न पर आधारित हैं। उसको ये नहीं पता कि हरियाणा का कोई पर्टिकुलर एक ऐसा एग्जाम है जो प्योरली एसएससी पर आधारित है। उसको ये नहीं पता कि यूपी में भी बहुत ऐसी वैकेंसीज निकलती हैं या सेंटर में ही ऐसी बहुत ऐसी वैकेंसीज निकलती हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हैं और उसमें कंपटीशन बहुत कम है। अगर आप फाइट करेंगे तो आसानी से बीट कर सकते हैं, आप अपना एक जॉब ले सकते हैं। तो ये नहीं पता होता, लेकिन जब से सीईटी आएगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ये आपको फायदा करा देगा। सीजीएल में मैंने देखा अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को बाहर होते हुए। तो जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जैसे मानो 2 नंबर से बाहर हो गए, 1 नंबर से बाहर हो गए, सीईटी आने के बाद वो बाहर नहीं होंगे। हो सकता है फिर उनको सीजीएल का पोस्ट ना मिले, लेकिन हाँ बाकी पोस्ट उनको मिल सकते हैं, जैसे सीएचएसएल का हो गया या उसी आधार पे जो छोटे छोटे एग्जाम्स हो गए, तो उनकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। तो मैंने क्या कहा, विजेता कौन होगा सीईटी आने के बाद? वही होगा जिसकी तैयारी अच्छी है। जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करेगा, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है।